हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म इनका अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन कर चुके हैं। आई होप आपको वो सभी गुणधर्म क्लियर हो गए हैं और इस वीडियो में हम उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट कर आप चैप्टर्स को इजीली समझ सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम 3.2.1 से 3.2.4 तक जो है इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र करने हैं। हमें जो धातुएं एकत्र करनी है उनकी रासायनिक जो गुणधर्म हैं उनको जांचने के लिए वो कौन सी हैं? एल्यूमिनियम लेनी है, कॉपर लेना है, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। अब हम बात करेंगे कि धातुओं को अगर वायु में जलाया जाए, वायु में दहन करने से क्या होता है। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। तो ये आप ऑलरेडी क्रियाकलाप पहले भी कर चुके हो। किस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। अब देखिए, क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपने लोहे को देखा है। लोहा तो ऐसा नहीं है कि आप उसको जलाओगे और वो जल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सो आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। सो क्रियाकलाप 3.9 क्या है? सावधानी, निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा, ये प्रिकॉशन लेनी है। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका हमने क्या करना है? दहन करना है। यानी जो हमने ऊपर नमूने एकत्र किए हैं उनको हमें एक एक करके उसका दहन करना है और इससे उत्पन्न जो पदार्थ होंगे, यानी जो भी उत्पाद बनेगा, उनको हमें इकट्ठा करना है और उत्पाद तथा धातु की सतह को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। किस धातु का दहन आसानी से होता है? और जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? और धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। और क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं? तो इन सभी जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर आपको जब आप क्रियाकलाप करोगे और धातुओं का दहन करोगे तो साथ साथ आपको नोट करने हैं और इनके आंसर अब हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? धातु के ऑक्साइड्स बनाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? सोडियम ऑक्साइड, Na2O यहाँ पर फॉर्म होता है। सो अगर यहाँ पर आप इसको अभिक्रिया को संतुलित करोगे तो कुछ इस तरह से अभिक्रिया ये संतुलित हो जाएगी। अब यहाँ पर सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड्स बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर सोडियम जो है वो बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लें तो देखो, मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि लोहे की तरह ये बिल्कुल जल के नहीं देता है। लोहे जितना हम कह सकते हैं इतना समय भी नहीं लेता और इतनी जल्दी भी आग नहीं पकड़ता जितना सोडियम या पोटाशियम। सो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ दहन करके क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर बनता है, जो कि सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए आयरन जो है ये इसका क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलता नहीं है, बल्कि जो आयरन की लोहे की ऊपर की परत है वो ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया कर लेती है
और यहाँ से फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, जो कि ब्राउन कलर की एक जो है भूरे रंग की एक परत होती है। ठीक है, जो कि क्या है, भूरे रंग की एक परत होती है। यानी यहाँ पर आयरन जो है पूरी तरह से ऐसे जलता नहीं जैसे मैग्नीशियम रिबन जल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि देखिए यहाँ पर सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम उससे थोड़ा कम है, आयरन उससे और थोड़ा कम है। इसी तरह उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी की है, वहां पर भी हमने क्रियाकलाप देखा था कि किस प्रकार जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये काले रंग की परत चढ़ती है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। यहाँ पर कॉपर भी जलता नहीं है, आप ये मान के चलिए कि ये धातुएं ऐसे नहीं जलती जैसे कागज को आग लगा दी और वो जलने लग गया। इनके ऊपर जो ऊपर की जो परत है वो जलने लग जाती है। ठीक है, वो जलती है और उसके ऊपर एक तरह से ऑक्साइड्स का निर्माण होता है और वही इस कॉपर को क्या बना देता है, काले रंग का बना देता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लोहे की बात करें तो देखिए लोहा जब चूर्ण के फॉर्म में होता है, बिल्कुल चूर्ण, उसको अगर हम आग के ऊपर डालते हैं तो वो जलने लगता है। ठीक है, बिल्कुल चूर्ण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे एग्जाम्पल देखें तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम भी क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसके साथ कैसे अभिक्रिया होगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है Al2O3। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर, गोल्ड, Pb, ठीक है, प्लैटिनम, ये धातुएं और भी बहुत कम क्रियाशील हैं ऑक्सीजन के प्रति। सिल्वर का तो कुछ फिर भी जो है अगर हम बात करें कुछ हाई टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान पर जो है इसका उपचयन हो जाता है, यानी सिल्वर ऑक्साइड जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। लेकिन जो गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। तो वहाँ पर क्या अभिक्रिया थी, कॉपर ऑक्साइड अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या फॉर्म करेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर जो है यहाँ से निकल जाता है। यानी ये जो बना है ये क्या है, ये लवण है और यहाँ पर ये क्या है, अम्ल है। तो यानी कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हुई, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति हुई यहाँ पर क्षारकीय। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म होता है प्लस वाटर निकल जाता है। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये भी लवण है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति भी यहाँ पर क्षारकीय है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी धातु ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल हमारे हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हैं ये ऐसे धातु ऑक्साइड्स हैं जो कि अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि केवल अम्ल से ही अभिक्रिया करेंगे, साथ साथ ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इनकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। ऐसे धातु ऑक्साइड्स जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड्स, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाएंगे। अम्ल और क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। अब हम इसकी अभिक्रिया देखेंगे कि किस प्रकार ये दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और ये क्या फॉर्म करेगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, लवण है, ठीक है, लवण और जल जो है यहाँ पर निकल रहा है। साथ में अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। अगर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यानी इसकी प्रकृति कैसी है, अब इसकी प्रकृति क्षारकीय है, क्योंकि क्षार और अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर। अब देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे है शार्क, यानी शार्क के साथ क्या यहाँ पर अब इसकी प्रकृति कैसी है, अब इसकी प्रकृति यहाँ पर अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति है। शार्क के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ये लवण बना रहा है, और जल जो है यहाँ पर निकल रहा है। तो इन एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी दोनों प्रकार का जो है ये बिहेवियर शो कर रहा है, क्षारकीय भी और अम्लीय भी। और सामान्यतः जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड। सो जिंक ऑक्साइड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। यानी यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसे है, यहाँ पर इसकी प्रकृति क्षारकीय है। लेकिन अगर हम जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम जो है यहाँ पर जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला क्या होगा, Na2ZnO2, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट का। अगर आप अभिक्रिया को संतुलित करोगे तो यहाँ पर ऐसे ZnCl2, ठीक है, और इसको अगर आप संतुलित करते हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो है कंप्लीट रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। सो यहाँ पर हम दोनों एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं कि किस प्रकार जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाते हैं। अधिकांशतः धातु ऑक्साइड जल में क्या हैं, अघुलनशील हैं। तो देखिए सारे ऑक्साइड्स जल में घुलनशील नहीं हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए यहाँ पर NaOH Na2O प्लस वाटर ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है NaOH। सो यहाँ पर ये ऑक्साइड्स जो है जल में घुलकर क्या बना रहे हैं, क्षार बना रहे हैं, ठीक है। क्षार क्या होते हैं, ऐसे क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों जो है पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं, जैसे पोटाशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं, यानी सोडियम है, पोटाशियम है, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। इसके अलावा ये इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, और यही कारण होता है कि इन्हें सुरक्षित रखने और एकदम आग को रोकने के लिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड्स की पतली परतें चढ़ जाती, और इन जो धातुओं के ऊपर जो ऑक्साइड की परत चढ़ती है, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके ऊपर जो ऑक्साइड की पतली परत चढ़ती है, ये क्या है, ये जो परत है ये उनको पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। यानी अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के ऊपर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ती है तो ये जो परत है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम को ही संक्षारित होने से, खराब होने से बचाती है। यानी एक तरह से इसका उपचयन एल्यूमिनियम के लिए ही जो है यहाँ पर बेनिफिशियल है, यानी इसकी परत को फर्दर ये संक्षारित होने से बचाता है। अब यहाँ पर गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में हम लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कॉपर का दहन भी नहीं होता, लेकिन धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परतें चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। देखिए हम इसको बिल्कुल सिल्वर और गोल्ड जो है इनको हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे रखते हैं, यानी हम इनको एक तरह से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं है। लेकिन फिर भी जो है सिल्वर ऑक्साइड्स जो है कुछ फॉर्म कर लेता है सिल्वर सल्फाइड के साथ, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड जिसके कारण जो चांदी है वो काले रंग की हो जाती है। वहाँ पर दोनों फॉर्म होते हैं, सिल्वर ऑक्साइड भी और साथ में सिल्वर सल्फाइड भी। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं एनोडीकरण क्या होता है? तो एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो है एक प्रक्रिया है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिसका क्या है फॉर्मूला Al2O3, जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है
और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत है वही उसे संक्षारण यानी खराब होने से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। यानी जब जो एल्यूमिनियम है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जमा होती है, लेकिन हम इसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा इस परत को अगर हम और ज़्यादा मोटा कर देंगे तो उससे और भी अधिक उस जो एल्यूमिनियम का कोई भी हमारे पास बर्तन है तो उसको और भी अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। सो एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को, जिसके ऊपर भी हमें एनोडीकरण करना है जिस भी वस्तु का, उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। और यहाँ पर एनोड पर जो है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। और उस ऑक्सीजन गैस वो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जो एनोड पर कौन सी है, एल्यूमिनियम, जिसके ऊपर हमें एनोडीकरण करना है, उस एल्यूमिनियम धातु के साथ ये गैस जो निकली वो अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है। और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से हम कोई भी कलर दे सकते हैं जिससे कि एल्यूमिनियम की वस्तुएं जो है उनको आकर्षक बनाया जा सकता है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनोडीकरण कहते हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम से ज़्यादा क्या है, सोडियम जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद पोटेशियम कह सकते हैं, देन मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है लेकिन यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। और सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिसके कारण इनको हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड इनकी अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। ठीक है, इनका जो है जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है या उससे थोड़ा कम है उनका तो हमें पता चल गया, कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन आयरन, कॉपर इनके अभिक्रियाशीलता का हमें इतना पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रियाएं को जो है हम करेंगे और उनको देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। सो इस वीडियो में हम केवल इतना ही करेंगे कि किस प्रकार धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। सो आई होप आपको ये अभिक्रियाएं क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड फील फ्री टू आस्क। एंड आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।